मेजर शैतान सिंह की पुण्यतिथि है आज और इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले राजस्थान के वीर सपूत परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह जी के बलिदान दिवस पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा किया और मेजर शैतान सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके बलिदान को याद किया और लिखा आगे कि आपके अदम्य साहस और अटूट देशनिष्ठा की भावना सदैव हमें देश हित में समर्पित रहने की प्रेरणा देती रहेगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेजर शैतान सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया, उनके बलिदान को याद किया और जिस तरीके से जो है यहाँ पर उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया था तो उसको भी याद करते हुए उन्हें लिखा कि उनकी देशनिष्ठा की जो भावना थी उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रेरणा मिलती है। मेजर शैतान सिंह की पुण्यतिथि पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर स्थापना दिवस है आज और इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर वासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, जयपुर स्थापना दिवस की बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया और इस पोस्ट के जरिए जो प्रदेशवासी हैं उनको बधाई दी है। लिखा है, परंपराओं से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शौर्य की धरा और अद्वितीय वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है गुलाबी नगरी और इस गुलाबी नगरी जयपुर की स्थापना दिवस पर आप सभी प्रदेशवासियों को, जयपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, आज गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर का स्थापना दिवस और इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थापना दिवस की सभी को बधाई दी है, खासतौर से जो जयपुर वासी हैं उन्हें और जयपुर वासियों के साथ साथ प्रदेशवासियों को भी, क्योंकि देखिए जयपुर जो है शौर्य की धरा, अद्वितीय वास्तुकला यहाँ देखने को मिलती है और इसीलिए जयपुर जो है, गुलाबी नगरी जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, एक अलग पहचान है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया गया है। एराबोर इलाके में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के साथ जारी है जवानों का सर्च ऑपरेशन। देखिए, सुरक्षा बल लगातार सर्चिंग अभियान चलाए हुए हैं जो नक्सली क्षेत्र हैं उनमें और लगातार नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। कई नक्सली ऐसे हैं जो आत्मसमर्पण करते हैं, सरेंडर करते हैं और इसी कड़ी में लगातार सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल भी रही है। नक्सलियों की मौजूदगी की खबर के बाद जारी किया गया सर्च ऑपरेशन। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। एसपी किरण चव्हाण ने मुठभेड़ की पुष्टि की है कि मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच और इसकी पुष्टि कर दी गई है। सुकमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सुकमा से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और जैसा कि लक्ष्य रखा गया है और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरव, छत्तीसगढ़ के सुकमा में अगर देखा जाए लगातार जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन तो चलाया जाता है, लेकिन समय समय पे देखिए यहाँ पर नक्सली कई बार सरेंडर भी करते हैं, लेकिन फिलहाल जो मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी पूनम जी, मैं बता देता हूँ कि नक्सलियों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है और इसी लड़ाई में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आज अगर देखा जाए तो सुबह सुबह बहुत बड़ी कामयाबी की खबर आई है कि एक और जहां सुकमा के एराबोर में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ चल रही है, तो दूसरी छत्तीसगढ़ और आंध्र सीमा के ऊपर भी बहुत बड़ा एक अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मोरटपल्ली के जंगलों में भी नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ जारी है और उसी मुठभेड़ के अंदर से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो नक्सलियों के रीढ़ की हड्डी खा जा रहा है। जो हिडमा और हिडमा की पत्नी राजे जो 1 करोड़ का इनामी और नक्सलियों के सेंट्रल मेमोरी कमेटी मेंबर को न्यूट्रलाइज कर दिया है और अभी इसी
की एक्सक्लूसिव जानकारी सर्वेदर के पास मिली। जब हमने अधिकारियों से पुष्टि की तो ये बात कंफर्म हो गई कि नक्सली हिड़मा मारा गया है। ये नक्सली हिड़मा के मारे जाने से यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक और नक्सलवाद का तो खात्मा हो ही जाएगा, लेकिन तो हिड़मा के द्वारा 36 आत्मघाती हमले दिए गए थे, जिसमें 76 जवानों को मार दिया गया था। वहाँ पे 27 लोगों का 2013 में झिरम में हमला हुआ था, 2010 में दंतेवाड़ा हमला हो, कईयों का मुख्य आरोपी था। आज हिड़मा को न्यूट्रलाइज करने से कहीं ना कहीं देखा जाए तो नक्सलवाद का खात्मा की ओर बढ़ रहा है। और अब जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है सरकार ने 30 मार्च 2026 का, उसकी कामयाबी लगता है कि लक्ष्य से पहले ही मिल जाएगी। जी पूनम जी। आगे बढ़ रहे हैं, नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, नक्सलवाद को खत्म करने का जो लक्ष्य है उसको लेकर लगातार इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल आरव, बने रहिएगा आप, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए बढ़ते हैं आगे। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में खुखार नक्सली हिड़मा के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हिड़मा के साथ पत्नी राजे के भी मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। बड़ा एनकाउंटर, आंध्र प्रदेश के ग्राउंड जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। इस मुठभेड़ में 6 माओवादियों की मौत हो चुकी है। एनकाउंटर में शीर्ष माओवादी नेता भी शामिल होने की सूचना है। जंगल क्षेत्र में व्यापक सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस मुठभेड़ में शीर्ष नेता जगन, रमेश, अरुण के होने की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। जगन पर 25 लाख रुपए का इनाम जो है, घटना को लेकर आधिकारिक पुष्टि की अभी आना बाकी है। तो देखिए, इनाम की घोषणा 25 लाख रुपए का इनाम इस पर रखा गया था और अब खबर ये है कि एनकाउंटर में जो ये नक्सली है वो मारे गए हैं। फिलहाल ज्यादा बातचीत के लिए आरव हमारे साथ बने हुए हैं। आरव, क्या कुछ अपडेट है? जी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की जो सीमा के अंदर अलूरी सीताराम राजू जिले के मोरटपल्ली के जंगलों के अंदर जो चल रही है मुठभेड़, उससे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि 1 करोड़ का कुख्यात इनामी माओवादी हिड़मा मारा गया है। हिड़मा के मारे जाने से अगर ये कहा जाता है कि नक्सलवाद के रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, क्योंकि नक्सलियों की जो PLJ बटालियन नंबर 1 है, उसका सबसे बड़ा अगर घातक आदमी माना जाता था तो वो मांडवी हिड़मा था, जो 1981 में पैदा हुआ था और बड़ा होके नक्सलवाद में पहुंचा था। सुकमा के पूर्ति का रहने वाला ये हिड़मा और ये PLJ बटालियन नंबर 1 का सबसे घातक माओवादी CPI माओवादी सेंट्रल कमेटी मेंबर था। इसके मारे जाने से ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आधा नक्सलवाद तो अभी ही खत्म हो गया है। इस चीज का भी लगाया जाता है। एक और देखा जाए तो हिड़मा के द्वारा बहुत बड़े बड़े साजिश की गई, जिसमें कांग्रेस के 27 नेता को मारा गया था, जो झिरम हमला हुआ हो, या फिर 2010 में 76 CRPF के जवानों को मारा गया था जो घात लगा के। ऐसे जो बड़े बड़े हमले थे, या अभी 2021 में 22 सुरक्षा कर्मियों को शहीद किया गया था, ये बहुत बड़े बड़े हमले थे जिसमें सबसे पहले हिड़मा का नाम आता था। और हिड़मा के लिए सारी सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस और सब पीछे लगे हुए थे। आज जैसे ही सुबह ये 11 बजे खबर निकल के आती है तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर हो या फिर जो जवान हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनके अंदर ये खुशी है कि कहीं ना कहीं अब नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा और एक और सुखद वातावरण के अंदर रहने को मिलेगा। क्योंकि हिड़मा के द्वारा जो जनहीन अपराध किए गए थे, और उनको अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने हिड़मा के मां के सामने जाकर ये कहा था कि आपके पुत्र को सरेंडर करवा दीजिए, और उनकी हिड़मा की मां ने भी मारने की अपील की गई थी। अगर ये अपील मान लेता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जी है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। लेकिन आप बता रहे हैं 11 बजे के आसपास की, कब तक आधिकारिक पुष्टि हो सकती है इन तमाम चीजों को लेकर? देखिए, आधिकारिक पुष्टि का अभी तक, क्योंकि ये आंध्र और छत्तीसगढ़ के सीमा पर है, ग्राउंड के जवानों के द्वारा ये सारा ऑपरेशन किया गया है। इसकी फोटो तक यहाँ हमें मिल गई है एक्सक्लूसिव। और हम सबसे बड़ी आधिकारिक पुष्टि की बात है, क्योंकि ये मुठभेड़ काफी कई चीजों को प्राइवेसी रखी गई थी, और प्राइवेसी के बाद ये पता चला है। अब ये आंध्र पुलिस के ऊपर है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करके जानकारी देंगे, लेकिन जिस तरह से ये फोटो आ रहे हैं वो हिड़मा के हैं। पुलिस के अधिकारी
पुष्टि भी कर रहे हैं। नाम ना बताने की शर्त पे ये भी कहा जा रहा है कि ये हिड़मा का ही है, तो ये माना आज हो गया। जी बिल्कुल। आरव जो है देखिए 6 नक्सलियों के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर है। हिड़मा सबसे बड़ा नक्सली, लेकिन उसकी पत्नी और अन्य जो 6 नक्सली, क्या वो भी इसी तरह के खूंखार नक्सली थे? लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है, एक नक्सली जिस पर 25 लाख का इनाम घोषित था, अगर इन तमाम जो 6 नक्सली मारे गए हैं इन पर क्या सभी पर इनाम घोषित था? और इससे कितनी बड़ी सफलता माना जाए सुरक्षा बलों के जो सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वो भीड़ हो रही है, मार गिराया जा रहा है लगातार ऑपरेशन चलाकर? आरव, चलिए शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। टोंक जिले की दूनी से खबर, ट्रैक्टर की टक्कर से मौत मामले में सहमति बनी है। समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम को राजी हुए हैं। वहीं हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस जांच करेगी। ट्रैक्टर की टक्कर के बाद देर रात हंगामा हुआ है। घाट थाना क्षेत्र के जलसीना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है बजरी के ट्रैक्टर ने टक्कर मारी है। इस हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। देवली सीओ हेमराज थानाधिकारी हरिराम वर्मा ने समझाइश की है। तो टोंक के दूनी से ये खबर, ट्रैक्टर की टक्कर के बाद देर रात हंगामा हुआ। देखिए परिजन ग्रामीण जो हैं वो आक्रोशित हैं। ट्रैक्टर की टक्कर के मौत मामले में जो है पहले ग्रामीण जो हैं मांगों को लेकर अड़े हुए थे, जाम लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन समझाइश के बाद सहमति कहीं ना कहीं बनी है। हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया है और अब ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी कजोड़मल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कजोड़, क्या पूरी अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? सहमति बन गई है, पहले परिजन अड़े हुए थे, लेकिन किन किन बातों को लेकर यहाँ पर समझाइश की गई? बिल्कुल पूनम, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टोंक से आ रही है, जो अपन अब दर्शकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल देर रात हादसा हुआ था, इसमें एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। ग्रामीणों का आरोप था कि अवैध बजरी से बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी थी, जब से वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। थाना प्रभारी के मौके पे पूछे और थाना प्रभारी राम वर्मा की समझाइश के बाद सहमति बनी है। पोस्टमार्टम के लिए परिजन राजी हुए हैं और हत्या का मामला दर्ज करने और पुलिस मामले की पूरी जांच करेगी। टक्कर को लेकर देर रात जो हंगामा हुआ था उसको लेकर लगातार तस्वीरें अपने दिखाई थी। जलसीना गांव का ये पूरा मामला था। समझाइश के बाद पूरा मामला शांत हो गया है और फिलहाल मौके पर शांति। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील आज जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यह पूरा आयोजन किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यशाला, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल मौजूद हैं। जयंती पर केंद्र सरकार की ओर से देश भर के अलग अलग जिलों से 4 प्रवाह निकाली जाएगी। इसका शुभारंभ 22 नवंबर को नई दिल्ली में गंगा प्रवाह से होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पदयात्रा को रवाना करेंगे। इसके बाद 26 नवंबर को यमुना प्रवाह जयपुर से रवाना होगी। ये तस्वीरें जयपुर से, इन तस्वीरों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आपको नजर आ रहे हैं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें, जहां पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल इस दौरान मौजूद हैं। जयंती पर केंद्र सरकार की ओर से 4 प्रवाह निकाली जानी है। देश भर के अलग अलग जिलों से 4 प्रवाह निकाली जाएंगी। बात की जाए, देखिए 22 नवंबर को नई दिल्ली में गंगा प्रवाह से इसकी शुरुआत होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पद यात्रा को रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद 26 नवंबर को यमुना प्रवाह जयपुर से रवाना होगी।
सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद हैं। कार्यशाला आयोजित की जानी है। देश भर के अलग अलग जिलों से 4 प्रभावी निकाली जानी है। इन लोगों से भी नारे लगवा दें भारत माता की। लगाएंगे नहीं। अरे यार चुप तो कराओ। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांति से। ए भाई ऐसे नहीं चलेगा, हम चले जाएंगे। सर, अंता चुनाव मिस किया आपको, चुनाव के परिणाम भी अपेक्षा नहीं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो पार्टी के नेता हैं कुछ वो भी कह रहे हैं कि देखिए, अंता चुनाव ने, भाई या तो आप चुप हो जाओ या मैं ना बोलूं। आप हमारे कार्यकर्ताओं से भी, अंता चुनाव ने सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में कितना निष्पक्ष चुनाव कराती है। दिल्ली में भी हमारी सरकार है, राजस्थान में भी हमारी सरकार है, और 6 महीने से ये पता था कि चुनाव होने वाला है। अगर हम चुनाव को राजनीतिक आधार पर, मतदाता सूची के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर नियंत्रण करना चाहते गलत तरीके से, तो अंता चुनाव हमारी जेब में हो सकता था। लेकिन हमने जन भावनाओं का सम्मान किया, पूरी ईमानदारी के साथ, 100% निष्पक्षता के साथ। मैं दूसरा उदाहरण दे सकता हूं जम्मू कश्मीर का। श्रीनगर की अधिकांश सीटें हमारे हैं, लेकिन 70% चुनाव हुआ है, अंत में 81% मतदान हुआ है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, अंता चुनाव उनके गाल पर एक बहुत बड़ा और झन्नाटेदार तमाचा है। यह भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की जीत है कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और जैसा जनता कहेगी उसको हम सिरोधार्य करेंगे। अगला सवाल। सर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करते हैं और हम उन जुमलेबाजी को सुनते आ रहे हैं। बीजेपी में फूट की राजनीति है, क्या कहेंगे? अब अशोक गहलोत जी धीमे धीमे मुझे लगता है कि टाइम बाहर हो रहे हैं। अन्यथा जुमलेबाजी हम लोग अगर करते होते तो जिस बुरी तरह से हम बिहार जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, हरियाणा जीते हैं, दिल्ली जीते हैं, ये पिछले 1 साल के चुनाव हैं। ये क्यों जीते हैं? इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री का बोल और जनता का मन दोनों समरस हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जो कुछ भी संवाद करते हैं वो सीधा जनता के दिल में उतर जाता है। अब आज की राजनीति में इसे जुमलेबाजी तो कहा जाएगा, क्योंकि 65 साल कांग्रेस ने इसी प्रकार से किया है। गरीबी हटाओ का जुमला देते थे और गरीबों को ही हटा दिया करते थे। और हम हैं जो पिछले 11 सालों में हमने समाज के गरीब वर्ग, समाज के मध्यम वर्ग का जीवन कितना बदल दिया है, ये भाषण का विषय नहीं, एहसास का विषय है। और हमारे देश के नागरिक इस पर एहसास कर रहे हैं। आप उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन उसको हाईजेक कर लिया गया, जिस तरीके से बिहार के चुनाव के समय पर पैसे डाले गए खातों में, उसको नहीं रोका गया। एक्चुअली जो लोग चुनाव जनता के बीच में, तो बहुत बदमाश हो शुरू से ही हाँ है ना। जो अरे लाइव में ये सब भी चलते रहना चाहिए। क्या सवाल था? अशोक गहलोत ने इलेक्शन कमीशन को हाईजेक कर लिया गया, जिस तरह से महिलाओं के खातों में पैसे देखिए, चूंकि वो 65 साल तक इलेक्शन कमीशन को हाईजैक करते रहे हैं, इसलिए उन्हें लगा है कि शासन ऐसा ही करता है। उनको इतनी बार 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं शायद ना, फिर भी उन्हें एहसास नहीं है कि चुनाव कमीशन एक ऐसा तंत्र है जिसके पास अपनी कोई सेना होती ही नहीं। चुनाव कमीशन दिल्ली में नीतिगत निर्णय लेता है, जमीन पर उस पर कार्रवाई करने का काम
बीएलओ का होता है, एसडीएम का होता है, डीएम का होता है, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का होता है, जो प्रदेश का ही एक आईएएस अधिकारी होता है, और उसकी नियुक्ति भी प्रदेश सरकार ही करती है। प्रदेश सरकार माने मुख्यमंत्री करती है। अगर चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने पूरे देश में अपने दिल्ली के तंत्र से ढेर सारे अधिकारियों को भेज दिया है। चुनाव आयोग एसआईआर उस प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से कराता है जो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रहता है। इसलिए ये कहना कि चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है, उसके पास तंत्र ही नहीं, दांत ही नहीं है उसके पास। जिस व्यक्ति के पास दांत ही नहीं वो चबाएगा क्या? सारे कर्मचारी राज्य सरकार के होते हैं और मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के नियंत्रण में होते हैं। इसलिए केंद्रीय चुनाव आयोग अगर चाहे तो भी किसी भी प्रांत के चुनाव मत पट्टिका में निश्चित रूप से कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकता है। यह असंभव है। अब जिस प्रांत में हो रहा है उसके बीएलओज, उनके डीएम्स, एसडीएम्स, अगर सरकार को लगता है कि वो उनके नहीं हैं, उनके विरोधी हैं, तो ये उनकी अपनी समस्या है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ये जो प्रक्रिया है एसआईआर की उसको पढ़ ले। इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है और कहीं भी केंद्रीय चुनाव आयोग के हस्तक्षेप का विषय नहीं है। मतदाता सूची कौन फाइनल करता है बूथ पर? बीएलओ। उसको मान्यता जिले के स्तर पे कौन देता है? जिला चुनाव अधिकारी। वो आपके प्रदेश का आईएएस अधिकारी होता है। अगर आप अपील करते हैं तो कहां जाते हैं? मुख्य चुनाव अधिकारी अपने प्रांत के। वो किसका अधिकारी होता है? आपके प्रांत का आईएएस अधिकारी होता है। आपकी टीम, आपका आईएएस, आपका जिला चुनाव अधिकारी, आपका मुख्य चुनाव अधिकारी आपने दिए हैं केंद्रीय चुनाव आयोग को काम करने के लिए, और आप ही आरोप लगाते हैं कि आप ही के लोग गलत काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो यह एक राजनीतिक स्टंट है और जनता इस स्टंट को अच्छी तरह जानती है। भले वो भी जानते हैं, लेकिन कुछ कहना है इसलिए कहते हैं। हार का कोई तो कारण बनाना है ना, तो इसलिए वो दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। एक एक करके। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस में जो फूट का सपना देख रहे हैं वो कभी सच नहीं होगा, जबकि फूट तो भाजपा और आरएसएस में है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक नहीं घोषित हो पाए। अब देखिए कहाँ थी कांग्रेस और कहाँ पहुंच गई। बिना फूट के तो पहुंची नहीं। और अभी तो उनके जो 6 विधायक किसी तरह से बिहार में जीत के आ गए हैं। मैंने सुना है, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने सुना है वो सब कांग्रेस छोड़ करके जनता दल यू में जाने वाले हैं। तो अशोक गहलोत जी को मैं सलाह दूंगा, राजस्थान छोड़ जाएं, बिहार चले जाएं और जा करके अपने 6 विधायकों को बांध करके, जैसे वो इसके पहले जब उनकी सरकार थी तो अपने विधायकों को बांधा करते थे ना, जब सचिन पायलट उनके साथ खेल खेलते थे, तो जाएं बिहार से अपने। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। टोंक के उनियारा से अब खबर आपको बता रहे हैं, जहां ढिकोलिया में एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर उनियारा थाना एएसआई रतन लाल मीणामय जाब्ते के मौके पर पहुंचे। छज्जा गिरने से गंभीर रूप से घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। तो टोंक के उनियारा से यह खबर आपको बता रहे हैं, छज्जा गिरने से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। उनियारा पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। टिकोलिया में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।